अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत लेट लेकिन फिर भी ईद मुबारक। उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद भी बहुत अच्छी गुज़री, थोड़ा बिज़ी रही, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। आज वीडियो में आप लोगों को कुछ ज़्यादा शोर सुनाई देगा क्योंकि मुझे लग रहा है, पर्सनली मुझे फ़ील हो रहा है कि आज ट्रैफ़िक का शोर बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत मुश्किलों से ही वॉइस ओवर हमेशा अपनी वीडियोस में करती हूँ क्योंकि घर के नीचे ही एक गन्ने की मशीन लगी हुई है जिसका जनरेटर तकरीबन पूरा दिन और आधी रात ऑन रहता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं वॉइस ओवर करने में और मैं रेगुलर वीडियोस भी इसी वजह से नहीं बना पाती। और दूसरा ये कि मेन रोड है जिसकी वजह से अक्सर और बेशतर ट्रैफिक जैम रहता है, तो उसका भी शोर बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं पहले ही आज आप लोगों के साथ बहुत एक्सक्यूज़ कर रही हूँ। अभी जो क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैं ट्रूली कमल का पार्सल अपना अनबॉक्स कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने रमज़ान में ये परचेज़ किया था। रमज़ान में ट्रूली कमल की वेबसाइट पर सेल थी, तो मैंने अपनी फेवरेट मॉइस्चराइज़र क्रीम और सीरम ऑर्डर कर दिया था और साथ ही बेटी के लिए हेयर स्प्रे भी ऑर्डर किया था। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे रमज़ान के आई थिंक सेकेंड लास्ट रोज़े पर ये पार्सल रिसीव हुआ था और मुझे फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिल सका कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूं या कुछ रिकॉर्ड करूं। तो आज बस मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। मुझे पर्सनली ट्रूली कोमल की मॉइस्चराइजिंग क्रीम और सीरम बहुत ज़्यादा पसंद है, बट ये मुझे मेरे बजट के हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है, तो मैं बहुत काफ़ी दिनों का गैप दे देती हूँ, एक दफ़ा मंगाती हूँ, बहुत एहतियात के साथ इसे यूज़ करती रहती हूँ और ख़त्म होने के बाद भी दोबारा काफ़ी गैप आ जाता है कि मैं इसे दोबारा ऑर्डर करूँ। तो इस दफ़ा सेल में मैंने इसे ऑर्डर कर दिया है। ये है हेयर स्प्रे। एक्चुअली ये हेयर रीग्रोथ स्प्रे है। ये मैंने जब लास्ट टाइम ऑर्डर किया था, मेरी बेटी के सर पर जो फ्रंट में पेशानी के ऊपर वाले बाल हैं वो थोड़े से कम होना शुरू हो गए थे और इस हेयर स्प्रे के यूज़ से उसे काफ़ी फ़र्क पड़ा था और मैं दोबारा नहीं मंगवा पा रही थी काफ़ी अरसे से। तो इस बार मैंने अपनी दोनों चीज़ों के साथ उसके लिए हेयर स्प्रे भी ऑर्डर कर दिया था। ये तीनों प्रोडक्ट्स मैं ऑलरेडी 2 से 3 बार मंगवा कर यूज़ कर चुकी हूँ और हमेशा बहुत अच्छी स्किन हो जाती है। मतलब हेयर स्प्रे से अल्हम्दुलिल्लाह बेटी को लग रहा था कि बालों की ग्रोथ बढ़ रही है और बिल्कुल छोटे छोटे बेबी हेयर्स नज़र आने शुरू हो गए थे। और ये सीरम और मॉइस्चराइजिंग क्रीम के बाद मुझे अपनी स्किन, जो कि अब ज़ाहिर है एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया, मैं आप सबको बता चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एज 40+ है, तो इस एज में तो बहुत ज़्यादा स्किन केयर की ज़रूरत होती है, बट मैं बहुत लेज़ी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों प्रोडक्ट से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था। ओपन पोर्स, मेरे सबसे बड़ी फ़िक्र जो मुझे लगी रहती है वो ओपन पोर्स की है और मॉइस्चराइज़र और सीरम के बाद मुझे ओपन पोर्स बहुत हद तक कम हो गए थे। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो इसके बाद बहुत सॉफ्ट और सपल हो गई थी। और दूसरा ये कि मुझे रेगुलर जो सीरम्स मिलते हैं मार्केट में जो कि ऑयल बेस्ड होते हैं वो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करते और इनका ये जो सीरम है ये वाटर बेस्ड है। जिस तरह से हम अरके गुलाब लगाते हैं बिल्कुल इसी तरह से, इसी वजह से आई थिंक लोगों को इतनी जल्दी ये सीरम समझ में नहीं आता। उन्हें लगता है उन्होंने स्किन पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, बट इसकी सारी रिचनेस और गुडनेस इसके अंदर मौजूद है और मुझे इससे पर्सनली बहुत 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 फ़ायदा हुआ है। मैंने पहले भी शायद अपनी किसी वीडियो में बताया था कि मैंने इनका एक अंडर आई सीरम भी ट्राई किया है, इसके अलावा टोनर ट्राई किया है, बट मैंने इस बार वो चीज़ें परचेज़ नहीं की थी। टोनर की जगह पर मैं सिंपल अरके गुलाब स्प्रे बॉटल में भरकर फ्रिज में रखती हूँ, जो इस्तेमाल कर लेती हूँ। और मुझे इस ब्रांड की 1-2 और प्रोडक्ट्स भी बहुत दिल है कि मैं ट्राई करूँ, तो इंशाल्लाह जब कभी भी ऑर्डर करूँगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। रमज़ान ख़त्म हो गए हैं, बहुत चीटिंग हो गई, कोई प्रॉपर पोर्शन कंट्रोल फॉलो हुआ ही नहीं। मेरे ख़्याल से मैंने सैलड तो पूरे रमज़ान में बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं किया। हाँ, जो रेगुलर डेज़ में मैं फ़्रूट कंज्यूम नहीं कर पाती थी, रमज़ान में मैंने फ़्रूट दिल खोल कर खाया है। तो बस इसी तरह से मेरा पोर्शन कंट्रोल रहा है और मैं लास्ट 3 मंथ से आप लोगों के साथ अपना पोर्शन कंट्रोल कि ये जो जर्नी है ये शेयर करती जा रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल भी 100% इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रही, बट मुझे इसके बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं। आई थिंक मैं शायद 50% भी प्रॉपर
पोर्शन कंट्रोल को फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीटिंग कर रही हूँ। अम्मी के यहाँ जब जाऊँ या कहीं भी किसी के यहाँ जाऊँ तो मैं ज़रूर कुछ मतलब वहाँ जो मौजूद होता है वही कुछ खा रही होती हूँ। घर पर मैं एहतियात कर लेती हूँ, लेस ऑयल के साथ कुकिंग कर रही हूँ और थोड़ा सा अपनी प्लेट पहले से ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि जब आप अगर अंदाज़े के साथ प्लेट निकालेंगे ना तो मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि थोड़ा सा ज़्यादा ही खाना आ जाता है, क्योंकि मैं अम्मी के यहाँ जाकर इस तरह से टेबल स्पून के ज़रिए खाना नहीं निकाल सकती हूँ। तो मैं रेगुलर जो सर्विंग स्पून होता है उसी से राइस वगैरह अपनी प्लेट में निकालती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि शायद उस तरह से क्वांटिटी आपके पास थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि आपका पेट आपको बता देता है कि आपने अपनी क्वान्टिटी से थोड़ा ज़्यादा खा लिया है। पर इस बार मैंने ईद पर खूब सारी चीटिंग की है, बहुत सारा फैटनिंग खाना खाया है, बहुत सारी स्वीट्स खाई हैं, बहुत शीर खुरमा पिया है। तो इस बार तो बिल्कुल 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 नामुमकिन है कि मेरा ज़रा सा भी वेट कम हुआ हो। आई थिंक मेरा इस बार तो कंफर्म 1 केजी बढ़ ही गया होगा। 1 केजी ही बढ़े तो बेहतर है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किलों से मैंने इतना थोड़ा सा जो भी मेरा वेट लॉस हुआ है बहुत मुश्किल से किया है। तो थोड़ा बढ़ जाए ठीक है, 1 केजी तक बर्दाश्त है। अब रमज़ान ख़त्म होते ही लंच की तैयारियां शुरू हो गई हैं और आज मैं बना रही थी ओखाई मेमन का दाल चावल। तो मैंने ले लिए हैं 1/4 कप चने की दाल, 1/4 कप मसूर की दाल, आधा कप मूंग की धुली हुई दाल। तीनों दालों को धोकर मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था और मैंने बिल्कुल भी इसे सोख कर पहले से नहीं रखा हुआ है। बस बॉईल आने के बाद जो इसके ऊपर सफ़ेद झाग बन जाती है वो मैंने रिमूव कर देनी है। और मेरी हमेशा कोशिश होती है, चाहे मैं हलीम के लिए भी गेहूँ वगैरह उबालूँ या रेगुलर दाल उबालूँ या अक्सर चने बॉईल करते वक्त भी ऊपर सफ़ेद झाग आ जाती है, तो इसे हमेशा रिमूव कर दिया करें। एक तो इससे दाल का कलर ख़राब नहीं होगा और दूसरा मुझे ऐसा पर्सनल लगता है कि जब आप इसका ऊपर से रिमूव कर देते हैं तब दाल के उबल कर बाहर निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक चूल्हे पर दाल बॉईल करने के लिए रख दी थी और दाल के अंदर डालने के लिए मैंने लौकी ली है। 2 छोटे साइज़ की मैंने लौकी ले ली थी। आपको तकरीबन 150 से 200 ग्राम इसके अंदर लौकी चाहिए। उसे छील लें। मैं इसके सीड्स रिमूव करती हूँ। आप अगर नहीं रिमूव करते हैं तो आप एज़ इट इज़ इसके क्यूब्स कट कर लीजिए। और इसे मैंने बॉईल कर लिया था और पानी में मैंने थोड़ा सा नमक और चुटकी भर हल्दी डाल दी थी और इसे अच्छी तरह से मैंने गलाने के लिए छोड़ दिया है। पानी कोशिश कर बस मैं इतना ही ऐड करती हूँ कि जिसमें लौकी गल जाए और एक्स्ट्रा पानी ना बचे। अगर आपको लग रहा है कि आपका लौकी गल गई है और आपके पानी की क्वांटिटी अभी काफ़ी ज़्यादा मौजूद है तो पानी को डिस्कार्ड मत कीजिए, उस पानी को भी आप दाल के अंदर ऐड कर दीजिएगा। बट ये ध्यान रखिएगा इसके अंदर थोड़ा सा नमक मौजूद है, तो दाल में नमक इसी हिसाब से एडजस्ट करें। दाल में उबाल आ गया था तो मैंने इसका जितना मुमकिन हो सका था ऊपर से झाग हटा दिया था और इसके अब अंदर मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ, जिसमें एक दरमियाने साइज़ का टमाटर है। मेरे पास एक बड़े साइज़ का था तो मैंने थोड़ा सा टमाटर बचा लिया था। एक छोटी साइज़ की प्याज, 2 से 3 आप इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर दीजिए या टेस्ट के हिसाब से। इसके साथ मैंने 1 चाय का चम्मच भरकर लहसुन और 1 चाय का चम्मच भरकर अदरक का पेस्ट ऐड किया है। लहसुन और अदरक अगर साबुत ऐड करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर मैं इसे लास्ट में हैंड ब्लेंडर से पीसने वाली हूँ तब तो वो अदरक लहसुन इसके अंदर पिस जाएगा, लेकिन अगर आप इसे ऐसे ही रखने वाले हैं या घोटा सिर्फ लगाने वाले हैं तो प्लीज़ आप लोग अदरक लहसुन हमेशा थोड़ा सा कद्दूकश करके ऐड किया करें ताकि मुंह में ज़्यादा उसके पीसेस ना आएँ, क्योंकि दाल घोटते हुए भी अदरक लहसुन इतनी अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं होगा। इसके अलावा मैंने दाल में 1 चाय का चम्मच नमक ऐड किया था और आधा चाय का चम्मच भरकर हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच भरकर लाल मिर्च पाउडर और तमाम चीज़ों को ऐड करके अच्छी तरह मिक्स किया और मैंने बॉईल होने के लिए छोड़ दिया है दाल को। जब तक कि दाल हाफ डन होगी फिर मैं इसके अंदर ये ग्रीन वेजीज़ ऐड करूँगी, जिसमें शामिल हैं 7 से 8 पालक के पत्ते, आधी गड्डी सोया और एक छोटी गड्डी छोटी वाली मेथी की। मैं इन्हें क्लीन कर रही हूँ। अच्छी तरह से मेथी और सोया, पालक, इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से धोना होता है क्योंकि ये रूट वेजिटेबल्स हैं, इसमें बहुत मिट्टी होती है। बड़े से बोल में बहुत सारा पानी डालकर अच्छी तरह से इन वेजिटेबल्स को खंगालें ताकि जितनी भी इनके अंदर मिट्टी है, रेत है, वो सारी की सारी पानी में निकल जाए और वो नीचे बैठ जाएगी। तो एहतियात से आप वेजिटेबल्स को ऊपर से हटाएं, उस पानी को डिस्कार्ड करें और इस तरह से आप 3 से 4 पानी बदल लें ताकि बहुत अच्छी तरह से तमाम रेत और मिट्टी इसके अंदर से निकल जाए।
पालक के पत्तों को मैंने डंडी से अलहदा कर लिया है और मेथी को भी मैं सेपरेट कर रही हूँ। इसकी पत्तियाँ हल्की हल्की सी स्टेम उसके अंदर शामिल है और सोया को मैंने थोड़ा सा ऊपर के पास इसके ले लिए हैं। अब तमाम वेजिटेबल्स को मैं फ़ाइन चॉप करूँगी और इसके बाद जब दाल आधी गल जाएगी तब मैं ये तमाम सब्ज़ियाँ इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मोबाइल के कैमरे में ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि मोबाइल मेरे हाथ से गिर गया था और अब मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम देना शुरू कर दिया है उसने। तो हो सकता है कि आपको अब अपकमिंग जो मेरी वीडियोस होंगी उनमें इसी तरह की थोड़ी सी ब्राइटनेस के लेवल अप डाउन लगेंगे। ग्रीन वेजीज़ को चॉप कर कर मैंने अलहदा से बोल में रख दिया है। जब तक ये दाल मुझे लगेगा कि हाफ़ डन हो रही है तब तक मैं थोड़ा सा सैलड कट कर रही हूँ। जो प्याज मेरी बच गई थी क्योंकि मैंने दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था और मुझे थोड़े से प्याज की ज़रूरत थी दाल के लिए, तो जो लेफ़्ट ओवर प्याज था मैंने उसे भी स्लाइस कर लिया और एक एक्स्ट्रा प्याज भी मैंने ले लिया है, उसे स्लाइस कर लिया था। प्याज को हमेशा अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लें और इसके बाद आप इसे किसी बोल में ठंडे पानी के अंदर कुछ देर के लिए सोख करके रखें। प्याज बहुत ही अच्छी क्रिस्प रहती है, इसकी तेज़ी भी कम हो जाती है और इसका फ्लेवर बेहतर हो जाता है। तो मैंने प्याज की स्लाइसेस कर लिए हैं और इन्हें सेपरेट कर लिया है। अब एक बोल में मैंने ठंडा पानी लिया है, इसके अंदर आइस क्यूब्स ऐड किए हैं और इसके अंदर अब मैं कुछ देर के लिए प्याज सोख कर रख रही हूँ ताकि जब मैं सैलड अपना बाकी का कट करूँ तब तक प्याज मेरी रेडी हो जाए। मीनवाइल दाल भी ऑलमोस्ट डन हो रही थी, तब मैंने इसके अंदर जितने भी ग्रीन वेजीज़ मैंने कट कर रखी हुई थी वो ऐड कर दी और अब इसे मैंने मज़ीद आधे घंटे के लिए कुक होने के लिए छोड़ दिया है। मैंने इसमें एक्स्ट्रा पानी भी ऐड किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि पानी तकरीबन ड्राई हो रहा था, तो मैंने एक्स्ट्रा पानी ऐड कर दिया। दाल जब तक कुक हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं अपने दूसरे चैनल के लिए एक वीडियो बना लेती हूँ। तो बहुत सिंपल सी मैं कैरी की चटनी तैयार करने वाली थी, उसकी प्रिपरेशन चल रही है। मैं पुदीने के पत्ते निकाल रही हूँ, इसके अलावा इसमें ज़रूरत है हरे धनिए की और लहसुन के जवे, इसके अलावा अदरक और कैरी बहुत छोटे साइज़ की मुझे मिली हैं तो मैंने इसमें 3 कैरियाँ ऐड की हैं, बट यूजुअली आप इसमें 2 रेगुलर साइज़ की कैरी लेकर और उसके साथ ही चटनी बनाएं। बहुत मज़ेदार, बहुत चटपटी चटनी है और इस तरह की चीज़ें अगर बनाकर रख दी जाएं तो किसी भी खाने के साथ आप कभी भी निकाल कर इसे एंजॉय कर सकते हैं। 1 हफ़्ते तक बिल्कुल सही रहती है ये चटनी। तो बस मैं यही प्रिपरेशन कर रही थी। मैं आप लोगों को रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मैंने लिया है इसके अंदर 15 से 20 लहसुन के जवे क्योंकि लहसुन बहुत बारीक था और इसके अलावा मैंने 1 से 1.5 इंच का ये अदरक का पीस लिया है जिसे मैंने स्लाइसेस कर लिए हैं। आधा कप के बराबर मैंने पुदीने के पत्ते ले लिए थे। 1.5 कप मैंने हरा धनिया लिया है। 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच नमक, 1/4 चाय का चम्मच टाटरी और 2 कैरी और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर दें। और साथ ही मैंने इसके अंदर पानी की जगह पर 3 से 4 आइस क्यूब्स ऐड कर दी थी। तो मज़ेदार सी चटनी बिल्कुल तैयार है और अब मैं इसे ग्लास जार में भर कर रख रही हूँ ताकि फ्रिज में रखने में ईजी हो जाए। चटनी तो तैयार हो गई थी, दाल चावल के साथ बहुत मज़े की लगती है, ज़रूर ट्राई करें। अभी आजकल कैरी का सीज़न है। इसके साथ मैं एक ही कैरी के साथ फ़र्स्ट टाइम मैं इतनी कम क्वांटिटी में कैरी का अचार तैयार कर रही हूँ। जिस तरह से विंटर्स में मैं आप लोगों को बताती थी कि तकरीबन डेली हमारे दस्तरखान पर गाजर का अचार होता है, इसी तरह से कैरी के सीज़न में डेली आपको मेमन फैमिलीज़ में दस्तरखान पर कैरी का अचार नज़र आएगा। सेम उसी तरह से तैयार किया जाता है जिस तरह मैं आप लोगों को पहले दिखा चुकी हूँ। गाजर का अचार इंस्टेंट पिकल है। तमाम चीज़ें आप ऐड कीजिए, एक बोल में अच्छी तरह से मिक्स करें और बस इसे सिर्फ आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दें और आपका मज़ेदार सा अचार तैयार है। फ्रिज में आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन रख सकते हैं। बेहतर है कि इसे डेली की क्वांटिटी के हिसाब से तैयार किया जाए ताकि लेफ़्ट ओवर बचे ही ना, क्योंकि नेक्स्ट डे थोड़ा सा इसका जो मसाले का कलर है वो डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने 1 कैरी ले ली है, उसका छिलका हटा दिया और उसे मैं बहुत बारीक चॉप कर रही हूँ। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसके जुलियन कट कर सकते हैं, बड़े जिस तरह से हम फ्रेंच फ्राइज़ कट करते हैं। इसके अलावा मेरी अम्मी इसे ग्रेट कर लेती हैं और अगर आप ग्रेट कर रहे हैं तो यकीन माने बहुत ज़्यादा खट्टी फील होगी, तो आपकी मर्ज़ी है। कैरी के अंदर मैंने 1 चाय का चम्मच भरकर लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। बेहतर है कि फ़्रेश लहसुन को ग्रेट कर या कूट कर डालें।
इसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, बिल्कुल ज़रा सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर और भुना कुटा ज़ीरा। मैं प्रॉपर रेसिपी इंशाल्लाह जल्द आप लोगों के साथ दोबारा शेयर कर दूँगी। और इसके अंदर तकरीबन मैंने 2 टीस्पून के बराबर ऑयल ऐड किया है। बहुत कम तेल डाला है, हालांकि अचार है, थोड़ा ज़्यादा तेल इसके अंदर होना चाहिए था, बट आप लोग जानते हैं मैं कोशिश कर रही हूँ कि आजकल थोड़ा सा कम तेल ही यूज़ करूँ। इस वजह से मैंने इसके अंदर बहुत कम तेल यूज़ किया था। चटनी भी तैयार हो गई है, अचार भी बन गया है, सैलेड बस बनाना रेडी है। दाल मुझे लग रहा था कि तकरीबन हो चुकी है, तो बस मैंने हैंड ब्लेंडर की हेल्प से दाल को पीस लिया है, क्योंकि अगर मेरे बच्चों को पता चल जाए मैंने इतनी सारी सब्जियां इसके अंदर डाली हुई हैं तो वो बिल्कुल भी दाल नहीं खाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों के घर में इस तरह पसंद की जाती है तो जिसको हलीम को घोटने वाला जो घोटू होता है उससे आप इसे थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से मैश कर लें तो दाल पिस भी जाएगी और उसमें थोड़े से उसके साबुत चंक्स भी रहते हैं, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। बट मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से इसे हमेशा इसी तरह से पीस लेती हूँ। अब तड़का लगाने के लिए मेरा वही सिंपल तरीका, मैं अंदाज़न के कितने पोर्शंस मेरी ये दाल रेडी हुई है इस हिसाब से इसके अंदर तड़का लगा रही हूँ। मैंने 5 टीस्पून्स यानी कि 5 पोर्शंस के हिसाब से इसके अंदर ऑयल ऐड किया है और इसके अंदर कड़ी पत्ते और ज़ीरा का तड़का लगा रही हूँ। इसके अंदर आप प्याज के साथ भी तड़का लगा सकते हैं और साबुत लाल मिर्चें जो गोल वाली होती हैं उसके साथ भी आप इसका तड़का लगा सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल ऑयल फ्री दाल खानी है तब भी आप इसे एज़ इट इज़ एंजॉय कर सकते हैं। बट जब हमें डाइट में फ़ैट अलाउ है तो हम क्यों ना कंज्यूम करें, क्योंकि फ़ैट भी हमारी बॉडी के लिए इतना ही ज़रूरी है जितने कि दूसरे फूड ग्रुप्स। तो एंजॉय कीजिए, थोड़ा थोड़ा सा फ़ैट खाने से कुछ नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली अब यूज़ टू हो गई है, मैं बहुत कम तेल के साथ जब कुकिंग कर रही हूँ। लेकिन अगर आप लोग भी इसी तरह से पोर्शन कंट्रोल फॉलो कर रहे हैं और आपको मुश्किल हो रही है कि बाकी फैमिली मेम्बर्स इस तरह से इतने कम तड़के के साथ नहीं इंजॉय कर सकते हैं दाल को, तो फिर आप अपना पोर्शन अलहदा करें। उसमें आप जब तड़का तैयार कर लें उसमें से 1 टीस्पून तड़का आप निकाल कर अपनी दाल में डाल दीजिए और बाकी आप फैमिली मेम्बर्स के लिए जो आपने ज़्यादा तेल के साथ ही तड़का तैयार किया है वो ऐड कर दें उनके दाल के पोर्शन में। और अब मैं अपने लिए प्लेट बना रही हूँ, तो आज आप लोगों को भी दिखाऊंगी अपनी लंच की प्लेट। मैंने 8 टेबल स्पून्स बॉइल्ड राइस लिए हैं और 8 टेबल स्पून तकरीबन आप समझ लीजिए कि 1.5 पोर्शन मैंने कार्बोहाइड्रेट लिया है। 1 पोर्शन में 6 टेबल स्पून राइस है। अगर मैं चाहूँ तो मैं 12 टेबल स्पून तक राइस कंज्यूम कर सकती हूँ, क्योंकि 1 to 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स हमें अलाउ हैं एक मील में। इसके बाद मैं इस पर दाल ऐड कर रही हूँ जिसके अंदर वेजीज़ भी आज ऐड है, तो मेरा वेजी का पोर्शन भी कवर हो जाएगा। इसके अलावा मैंने सैलड भी लिया है, चटनी ली है, मैं थोड़ा सा अचार भी लूँगी जो ट्रीट में काउंट करूँगी क्योंकि उसके अंदर भी एक्स्ट्रा ऑयल मौजूद है। दाल अगर आप गाढ़ी वाली यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह से भुनी हुई दाल वगैरह हम बनाते हैं, तो हम 5 टेबल स्पून उसे कंज्यूम कर सकते हैं। हमें दाल प्रोटीन के पोर्शन में आएगी और प्रोटीन हम 1 पोर्शन एक टाइम के मील में कंज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 पोर्शन प्रोटीन में दाल ली है। 5 टेबल स्पून लेती अगर भुनी हुई दाल होती, अगर पतली दाल है तो आप 8 टेबल स्पून तक इसे एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही मैंने 1 टीस्पून तक इस अचार ले लिया है जो मैंने तैयार किया था, और अचार में थोड़ा सा ऑयल है, बहुत कम ऑयल का पोर्शन है बट है, जिसे मैं ट्रीट में काउंट कर रही हूँ। और मैंने चटनी ले ली है जो कि बिल्कुल वेज पोर्शन में मेरे आ रही है। तमाम चीज़ें इसमें वेजीज़ हैं, कोई ऑयल ऐड नहीं किया हुआ है, तो जितना चाहूँ मैं खा सकती हूँ। इसके अलावा मैंने फ्रेश सैलड ले लिया है जो कि दाल के साथ, मुझे सबसे ज़्यादा पर्सनली खीरा और प्याज पसंद है, तो बस मैंने ये दोनों चीज़ें ले ली हैं। दाल के अंदर लौकी, सोया, मेथी, पालक ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तो उसमें भी वेजी का पोर्शन कवर हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पोर्शन कंट्रोल के साथ मेरा लंच का प्लेटर रेडी है। इसमें जो चीज़ मिस है वो है फ्रूट और डेयरी। फ्रूट मैं लेटर ऑन ले लूँगी क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ अपना फुल डे या व्हाट आई ईट इन अ डे वाली वीडियो नहीं बना रही थी, इसलिए मैंने बाकी के जो कुछ भी मैंने कंज्यूम किया है वो नहीं दिखा रही आप लोगों को। तो मेरा डेयरी और फ्रूट वगैरह मैंने इवनिंग में अपना कवर कर लिया था।
इतने अरसे के बाद दाल चावल खाकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पूरे रमज़ान के महीने में मैंने दाल चावल नहीं बनाया था, और आई थिंक रमज़ान से पहले भी काफ़ी दिनों पहले मैंने दाल चावल बनाया था। और आज इसमें जो केरी का अचार और चटनी साथ थी, उसके साथ इसका मज़ा बिल्कुल दुबाला हो गया था। अब ये शाम का वक्त है और मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी। पहले सोचा था सिर्फ लंच की ही रिकॉर्डिंग करूँगी, बट फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अपना डिनर भी शेयर कर देती हूँ। तो मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से, बस ऐसा कह लें कि कुकिंग का मूड नहीं था और कुकिंग कर रही हूँ। मैंने 5 पोर्शन इसमें ऑयल ले लिया है, कि मुझे लग रहा है कि ये 5 पोर्शन में चिकन कवर हो जाएगा। इसके अंदर मैंने आधा किलो चिकन डाल दिया है और इसे मैं मीडियम फ्लेम के ऊपर ही बहुत देर तक मैंने इसकी भुनाई की है, इसका कलर ताकि चेंज हो जाए। इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें थोड़े बड़े चंक्स में कट कर कर ऐड की थी। तकरीबन 1 इंच अदरक का टुकड़ा जुलियन कट कर कर ऐड किया है, और 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर आज मैंने स्लाइस कर कर ऐड कर दिए हैं। पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे यूजुअली आदत है हमेशा हाफ़ कट कर कर मैं टमाटर कढ़ाई में ऐड करती हूँ, और वो मुझे बहुत ईजी लगता है। अगर आप लोग भी इसी तरह से टमाटर ऐड करते हैं तो एक बार ज़रूर हाफ़ कट कर कर टमाटर ऐड कीजिएगा। आधे आधे टमाटर कट करके आप चिकन के ऊपर रख दीजिए और इसे कवर करके कुछ देर के लिए कुक होने के लिए छोड़ दें, तो बहुत आसानी से टमाटर का छिलका उतर आता है। इसके बाद आप इसकी भुनाई कर लें तो टमाटर बहुत अच्छी तरह से भुन जाते हैं और मैश हो जाते हैं। मैंने आज स्लाइस में टमाटर कट किए हैं, और दूसरा मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया था, तकरीबन 1/4 कप, और इसके बाद मैंने इसे कवर कर कर मीडियम फ्लेम के ऊपर ही कुक होने के लिए छोड़ा था। क्योंकि इसमें ऑयल बहुत कम था, अगर मैं पानी ऐड ना करती तो चांसेस थे कि नीचे से चिकन लग जाता। इस वजह से मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड किया था। और कुछ देर के बाद मुझे लग रहा था कि पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि टमाटरों ने भी काफ़ी पानी रिलीज़ किया था और चिकन ने भी काफ़ी पानी रिलीज़ किया था। तो मैंने अब ढक्कन हटा दिया था और बस मैं ऐसे ही मीडियम फ्लेम के ऊपर ही मुस्तकिल कुकिंग कर रही थी। अच्छी तरह से मैंने भुनाई की ताकि टमाटर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ऐड किया था। इसके अलावा मैंने इसमें स्पाइसेस में ऐड किया है 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 2 चाय के चम्मच भुना कुटा धनिया, और मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर रही हूँ। और जहाँ मुझे लग रहा था कि टमाटर के छिलके अलहदा नज़र आ रहे हैं, वो मैंने डिस्कार्ड करती जा रही थी। जब थोड़ा सा ऑयल सेपरेट होना शुरू हुआ था, तब मैंने इसके अंदर 4 टेबल स्पून भरकर फेंटा हुआ दही ऐड कर दिया और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स किया। साथ में मैंने इसके अंदर 1 से 1.5 चाय का चम्मच कसूरी मेथी थोड़ी सी हाथों से क्रश कर कर ऐड कर दी थी। और बस इसी तरह से मैंने बहुत झटपट सी चिकन कढ़ाई तैयार कर ली थी, बहुत कम तेल के साथ। अगर आपको इसमें भी लग रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर्स इंजॉय नहीं करेंगे इतने कम तेल के साथ, तो फिर आप इस स्टेज पर, मतलब जब मैंने दही वगैरह डालकर भून लिया कसूरी मेथी डालकर, और लास्ट में मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए दम की आंच पर छोड़ दिया था ताकि ऑयल थोड़ा सेपरेट हो जाए। तो इस स्टेज पर आप अपने लिए कढ़ाई का जो आपका पोर्शन बन रहा है वो सेपरेट कर लें, और बाकी की जो कढ़ाई है इसके अंदर अब आप फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑयल डालें और इसे 2 से 3 मिनट तक भून लीजिए। तो बहुत मज़ेदार सी कढ़ाई रेडी हो जाएगी और फैमिली मेम्बर्स को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने इनके लिए ऑयल इसके अंदर बाद में ऐड किया है। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम अक्सर यही होता है कि हम अपने लिए सेपरेट खाना तैयार नहीं कर पाते, इस वजह से हम अक्सर अपने आप को इग्नोर कर देते हैं, डाइट फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आप रेगुलर कुकिंग कीजिए फैमिली मेम्बर्स के लिए, और बस लास्ट मोमेंट पे अपना पोर्शन अलग कर दीजिए, और इसके बाद उनके हिसाब से उसके अंदर ऑयल, घी, बटर जो ऐड करना है आप कर सकते हैं। और ये मेरी डिनर की प्लेट है। मैंने अपने पोर्शन के हिसाब से 1 पाम साइज़ आप चिकन का पीस एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने एक विंग लिया है और एक छोटा बोटी का पीस लिया है, हड्डी के साथ है चिकन। अगर आप लीन मीट ले रहे हैं बगैर हड्डी के, तो 90 ग्राम तक आप इसके अंदर चिकन ले सकते हैं। बाकी मैंने इसके अंदर फ़ैट अगर आप देखेंगे तो 1 टीस्पून ही मेरे पोर्शन में आया होगा। बाकी वेजीज़ हैं जो उसकी ग्रेवी है, और मैंने जो रोटी ली है वो तकरीबन 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर कर रही है। और इसके अलावा मैंने सैलड लिया है।
तो ये था मेरा मज़ेदार सा और चटपटा सा डाइट फूड, जो कि बिल्कुल भी डाइट फूड नहीं लग रहा है। तो आप भी अपने घर में जो कुछ खाना पकाती हैं बस थोड़ा सा सेंसिबल होकर उसमें ऑयल का यूज़ करें और अपने पोर्शन के हिसाब से अपनी प्लेट में खाना अलहदा करके निकाल कर फिर बैठें, क्योंकि हम जब सर्विंग स्पून से निकालते हैं तो मैं फिर आपसे कहूँगी कि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। अंदाज़े का काम ना करें, शुरू में टेबल स्पून से ही खाना निकालें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। और ये है मेरे घर के नीचे एक और मज़ीद इजाफ़ा शोर में। जी, ये टॉय ट्रेन या झूला है ट्रेन वाला, जो कि मैंने आप लोगों को आई थिंक रमज़ान की किसी वीडियो में दिखाया था कि नीचे तैयारी हो रही है किसी झूले की नए। इससे पहले इन्होंने यहाँ पर एक बड़ी सी शिप भी लगाई हुई थी, वो भी काफ़ी आवाज़ करती थी और ये ट्रेन भी काफ़ी आवाज़ कर रही है और यहाँ खूब रौनक लगी रहती है। 7-8 बजे वाला माहौल बना हुआ होता है, एक्चुअली 2:30-3 बज रहे होते हैं रात के। आई थिंक यहाँ पब्लिक बिल्कुल सोती नहीं है और हम लोग हैं जो जिन्हें सुबह फजर के वक्त उठकर अपने कामों में लग जाना होता है। तो अब तो खैर इतने शोर की आदत हो गई है, बट वीडियोज़ में मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती है जिस तरह से यहाँ दिन ब दिन शोर बढ़ता जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो के साथ आपसे मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।